नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे। फिर आइडियल गैसेस कौन सी होती है, नॉन आइडियल गैसेस कौन सी होती हैं, वो कहाँ पे वेरिएशन करती है, जो रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल बिहेवियर से, उस चीज़ को स्टडी करेंगे। उसमें अगर आप लोगों को याद हो तो एफएससी की बुक में आप लोगों ने वंडरवाल करेक्शंस पढ़ी होंगी, इसी तरह उसको देखेंगे हम। और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आ गया, और मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज होती हैं। मे भी आप लोगों ने कई वर्ड पढ़े हों, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है जस्ट इंट्रोडक्शन है कि गैसेस क्या होती हैं, लिक्विड क्या होते हैं और सॉलिड क्या होते हैं, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या थी और किसने प्रपोज की थी। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर जस्ट ज़रा जनरल सा होगा, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को पहले ही मालूम है, जस्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन के तौर पे दी गई हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इंट्रोडक्शन, दिस साइंस इंटरप्रेट्स नेचर इन टर्म ऑफ एनर्जी एंड मैटर। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस वी डील with the aggregates of molecules as they occur in nature। ठीक है, हम मॉलिक्यूल्स को एग्रीगेट की बात करते हैं, मीन के हम किसी एक एलिमेंट को ले लेते हैं। ठीक है, अब उस एलिमेंट में एक एटम भी हो सकता है, ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम उनके एग्रीगेट की बात कर रहे होते हैं। इट इज़ द एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल विच कम within the scope of human experience that constitute what is known as matter। कि ठीक है, हम मैटर की बात कर रहे हैं, हम किसी एक अभी हम एटम्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, हम क्या है कोलेक्टिवली उस मॉलिक्यूल या उस मैटर के बारे में या उस एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। या जैसे हमारे पास डिफरेंट फेजेस आ जाती हैं कि सॉलिड फेज है, लिक्विड फेज है और गैस फेज है, तो हम कलेक्टिवली पहले उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर इंडिविजुअल पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, the various kind of substance that make up matter can be divided roughly into three categories, namely gases, liquid and solid। आपको पता है तीनों की properties क्या होती है, different होती हैं। These are called three state of matter। These state can be considered to arise as a result of competition between two opposing molecular forces, namely the force of attraction which tend to hold the molecule together। ये हम इनको सॉलिड लिक्विड गैसेस क्यों कह रहे हैं, ये उनके दरम्यान में जो फोर्सेस हैं उनकी बेस पे हम कहते हैं। ठीक है, कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो वो सॉलिड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉर्मल होगी तो वो लिक्विड होगा। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, ठीक है, रिपल्शन ज़्यादा है, तो इसलिए ये गैस मॉलिक्यूल होंगे। आपको पता है गैस मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं क्योंकि उनके दरम्यान में अट्रैक्शन नहीं होती। एंड डिस्पर्सिव फोर्सेस ड्यू टू थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये हम किसी चीज़ को सॉलिड, लिक्विड और गैस किस लिए डिफाइन करें कि उनके दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, या उनके दरम्यान में जो रिपल्शन फोर्स है वो कैसी है, उसकी बेस पे हम इसको जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं। If the forces of attraction between molecule are much greater than the thermal energy। देखिए थर्मल एनर्जी क्या है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी से डील कर रही है या ट्रांसलेशनल एनर्जी से डील कर रही है, जो मॉलिक्यूल को मूव करवा रही है। ठीक है, और अट्रैक्शन की फोर्स वो होगी जो मॉलिक्यूल को बाइंड कर रही है। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे। या अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो आपस में एक दूसरे के करीब करीब होंगे। तो वो हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, ये कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल आपस में फर्मली टाइटली बाउंड होते हैं हमारे पास। If the force of attraction between the molecule are much greater than the thermal energy, the position of molecule remain fixed। कि molecule एक दूसरे से ज़्यादा move नहीं कर सकते, एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। And we have matter in solid state। कि matter हमारे पास क्या है, solid state में आएगा। The molecule in solid state therefore do not possess any translational energy। कि इनके लिए के पास क्या है, ट्रांसलेशनल एनर्जी नहीं होती। ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। ठीक है,
बट हैव ओनली वाइब्रेशनल एनर्जी। कि सॉलिड में मॉलिक्यूल के पास सिर्फ वाइब्रेशनल एनर्जी होती है कि उनके बॉन्ड जो है थोड़े आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली लार्ज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट अमंग देम। इनके अंदर जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तभी वो सॉलिड जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, बड़े कंपैक्ट से होते हैं, ठीक है। दैट इज वाई सॉलिड डिफर मार्केबली फ्रॉम गैसेस एंड लिक्विड इन रिस्पेक्ट टू साइज में भी चेंज होता है इनका, ठीक है। शेप और वॉल्यूम के लिहाज से भी ये डिफरेंट होते हैं लिक्विड और गैसेस से। सॉलिड इन जनरल हैव डेफिनेट साइज शेप एंड वॉल्यूम। कि सॉलिड का एक स्पेसिफिक शेप होगी, उसका साइज होगा और उसका वॉल्यूम होता है। सॉलिड हैव ऑर्डरली arrays of atom molecules or ion having definite geometry depending upon the arrangement। कि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर एक अरेंजमेंट है, उनकी एक प्रॉपर ज्योमेट्री होती है। आपने पढ़े होंगे क्यूबिक क्रिस्टल्स होती हैं, टेट्रागोनल होगी, ऑर्थोरोम्बिक होगी, या इसी तरह और बहुत सारी होती है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो उनकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। आप लोग ने सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल को स्टडी किया हुआ है पहले, ठीक है। तो सॉलिड में क्या होता है कि प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, क्रिस्टलाइट बनते हैं, क्रिस्टल साइज होता है उनका स्पेसिफिक। इसकी एक सिंपल एग्जांपल हमारे पास क्या होती है, शुगर। शुगर की क्रिस्टल्स आपने देखी होंगी, इसी तरह साल्ट की क्रिस्टल्स होती हैं। तो उनके अंदर एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है अगर उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ग्रेटर देन द थर्मल एनर्जी वी हैव मैटर इन द लिक्विड स्टेट। कि पहले क्या था कि अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा थी तो वो सॉलिड था। अब अट्रैक्शन भी है और थर्मल एनर्जी भी है, लेकिन अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी के। देन हमारे पास क्या होता है, ये स्टेट हमारे पास क्या हो जाती है, लिक्विड। के अट्रैक्शन भी है और थर्मल एनर्जी भी है, तो इसीलिए लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे से दूर भी जा रहे होते हैं और एक दूसरे से करीब भी होते हैं। मॉलिक्यूल्स इन दी लिक्विड स्टेट टू हैव काइनेटिक एनर्जी। कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है कि क्योंकि इसलिए हमारे पास क्या लिक्विड जो है वो मूव कर रहे होते हैं, बट दे कैन नॉट गो वेरी फार अवे बिकॉज ऑफ लार्जर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग दम, ठीक है। अब इनके पास काइनेटिक एनर्जी तो है, ये मूव तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये एक पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता क्योंकि उनके दरम्यान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। ड्यू टू दिस फीचर लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, ठीक है। कि वॉल्यूम तो है इनका लेकिन कोई शेप नहीं है। जिस भी कंटेनर के अंदर हम लिक्विड को डालते हैं ये उसकी शेप अटेन कर लेते हैं। दे टेक द शेप ऑफ वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। रीजन क्या होती है कि इनके पास थर्मल एनर्जी के बजाय हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो ज्यादा होती हैं। अब गैसेस का केस क्या होगा, इससे उल्टा होगा कि अगर थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल की बहुत ज्यादा अट्रैक्शन की बजाय तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहेंगे, तो वो जब ये डिस्टेंस पे पार्टिकल रहते हैं तो वो हमारे पास गैस स्टेट होती है। इफ द थर्मल एनर्जी इज मच ग्रेटर देन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देन वी हैव मैटर इन दी गैशियस स्टेट। कि हमारे पास मैटर किस में आएगा, गैशियस स्टेट में आएगा। मॉलिक्यूल इन द गैशियस स्टेट मूव विद वेरी लार्ज स्पीड। आपको पता है कि गैशियस मॉलिक्यूल है, अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से सेपरेट है तो क्या है, बड़ी स्पीड से मूव कर होते हैं, ठीक है। कोई एक एटम या मॉलिक्यूल रेस्ट पे तो नहीं है, वो तो मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। एंड द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम आर नॉट सफिशिएंट टू बाइंड द मॉलिक्यूल एट वन प्लेस। कि इनके दरम्यान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती हैं जिसकी वजह से वो इनको आपस में एक जगह पे बाइंड नहीं कर सकती, विद द रिजल्ट दैट द मॉलिक्यूल प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। जिसकी वजह से हर मॉलिक्यूल को हम इंडिविजुअल कंसीडर कर सकते हैं कि उसका इन्फ्लुएंस दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर नहीं होता। ड्यू टू दिस फीचर the gases are characterized by marked sensitivity of volume change with change in temperature and pressure। इसी वजह से हमारे पास क्या है कि गैसेस का वॉल्यूम जो है वो चेंज हो सकता है अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें या प्रेशर चेंज कर दें। आपको बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ मालूम होगा, वही उसमें यही है कि वॉल्यूम का रिलेशनशिप है प्रेशर और टेम्परेचर के साथ, कि उसके साथ कैसे चेंज होता है अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज कर दें।
देयर एग्जिस्ट नो बाउंड्री सरफेस, कि गैसेस की कोई बाउंड्री सरफेस नहीं है, जिस भी कंटेनर में रखेंगे ये उसके अंदर जो है ना टोटली उसको फिल कर देंगी। Therefore, gases tend to fill completely all available space, resulting in no fixed volume of the gaseous state, कि इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि ये जिस भी कंटेनर में रखेंगे ये हमारे पास क्या होगा, ये उसको फिल कर देंगे। Of all the three states of molecular aggregation, only the gaseous state allow a comparatively simple quantitative description। कि हमारे पास क्या है कि अगर हमने कोई चीज़ स्टडी करनी है, कोई भी पैरामीटर स्टडी करना है, तो हमारे लिए गैसियस स्टेट में स्टडी करना किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर आसान है। क्यों? कि मॉलिक्यूल क्या है, इंडिविजुअल बिहेव करें, एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल का इफेक्ट जो होता है वो बहुत कम है या नेग्लिजिबल है। लेकिन लिक्विड में भी आपको पता है मॉलिक्यूल के दरम्यान में अट्रैक्शन होती है, तो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं कम्प्लेक्स हो जाती है। अगर हम इसी तरह सॉलिड को देखें तो सॉलिड में और ज़्यादा चीज़ें कम्प्लेक्स हो जाती हैं। वी आर जनरली कंसर्न विद द रिलेशनशिप अमंग द फोर प्रॉपर्टीज़, कि हम जनरली क्या क्या स्टडी कर रहे होते हैं, किन किन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं। एक्चुअली हम मैस को डील कर रहे होते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम को ले रहे होते हैं और टेम्परेचर को ले रहे होते हैं। ठीक है, अगर इनमें से हमें चार क्वांटिटीज हैं, तीसरी तीन मालूम हो तो चौथी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, a system is in a definite state or position when all the properties of system have definite values। ठीक है, कि हर एक की वैल्यू हमें पता होगी तो हमें सिस्टम की पोजीशन या सिस्टम की वैल्यू के बारे में पता चल जाएगा कि कहाँ पे सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी टू स्पेसिफाई ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज दीज आर इंटरलेस्ड, कि लाजमी नहीं होता कि हमने चारों की चारों प्रॉपर्टीज को ही डिटरमिन करना है और सिस्टम को डिफाइन करना है। एक्चुअल में हमारे पास क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक है। द रिलेशनशिप विच कनेक्ट द अबव फोर वेरिएबल इज नाउन एज द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम, के वो रिलेशनशिप या वो इक्वेशंस या वो हमारे पास क्या है कनेक्शन जो है, जिसके थ्रू हम ये जो चारों वेरिएबल्स जो हैं या चारों प्रॉपर्टीज हैं इनको आपस में रिलेट करते हैं, वो इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम कहलाती हैं। ठीक है, फॉर गैसियस ओनली For gases, only three of these must be specified to describe the state. The fourth automatically has a fixed value and can be calculated from the equation of state established from the experimental behavior of the system। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि चार क्वांटिटीज हैं, अगर उनमें से हम तीन को मेजर कर लें तो चौथी जो है ना वो उसके साथ ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो फिक्स हो जाती है, और ये एक्सपेरिमेंटली हम इनको डिटरमिन भी कर सकते हैं सारी वैल्यूज को। अच्छा जी, gases can conveniently classified into two types, namely ideal gases and non-ideal or real gases। ideal gases क्या है, जो गैस लॉज हैं हमारे पास, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या एवोगैड्रो लॉ, उनको ओबे कर रही होंगी। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास आइडियल तो वो कंडीशन होती है जब सम टाइम कंप्लीट ही नहीं होती। ठीक है, यानी हर कंडीशन के ऊपर वो कंप्लीट नहीं होती। अब जो एक्चुअल गैसेस हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने गैसेस देखी हैं, जैसे हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आ गई, या इस तरह और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई, अब इसको देख सकते हैं, या कोई और गैस। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, वो है रियल गैसेस। हमारे पास रियल गैसेस वो है जो कुछ कंडीशंस पे तो इन आइडियल गैसेस के लॉज को ओबे करती हैं, लेकिन कुछ कंडीशन के ऊपर इनसे डेविएट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या 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 कहा जा रहा है कि ये नॉन आइडियल गैसेस हैं। यहाँ पे जो रियल गैसेस हैं हमारे पास ये हैं। आइडियल गैस कौन सी होती है? एन आइडियल गैस इज वन दैट ओबेज सर्टेन लॉज while a real gas is one that obeys these laws। किस कंडीशन पे ओबे करिए? एट लो प्रेशर एंड रिलेटिवली हाई टेम्परेचर। कि अभी हमने आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ना है कि लो प्रेशर पे क्या होता है और हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, या इस रेंज में तो ये ओबे कर रही हैं, तो दूसरी रेंज के ऊपर मतलब कि हाई प्रेशर पे क्यों नहीं करी या लो टेम्परेचर पे क्यों नहीं करी ये गैसेस लॉ को ओबे। ठीक है, तो इसलिए हम इनको डिटेल में देख लेंगे। इन आइडियल गैसेस
The volume occupied by molecule themselves is negligible as compared to the total volume of at all pressure and temperature. ठीक है, ये काइनेटिक थ्योरी का एक पोस्टुलेट भी है कि जब मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, ठीक है, या वो उनका जो मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम है, यानी बहुत टाइनी से हमारे पास पार्टिकल्स है ना, ये गैस मॉलिक्यूल है, तो उनका अपना वॉल्यूम बहुत कम, छोटा है या बहुत कम है या नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू जिस भी कंटेनर के अंदर वो रख रहे हैं। देखिए कंटेनर तो एक बड़ा होगा जो हम बीकर कह लेते हैं या वेसल कह लेते हैं, क्लोज अगर वेसल है, क्योंकि गैसियस मटेरियल को हम क्लोज वेसल में करते हैं, तो उसका जितना भी वॉल्यूम होगा वो हम कह देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस है। हम जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है ना गैस का, गैस के पार्टिकल्स का या गैस के मॉलिक्यूल का, उसको कंसिडर नहीं करते। ठीक है, यही जो डेविएशंस कॉज करती हैं कि छोटी छोटी चीजें हमने इग्नोर कर दी, तो उनकी वजह से जो है गैशियस सिस्टम के अंदर डेविएशन भी आती हैं। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि हमारे पास क्या हो रहा है कि इन आइडियल गैस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ इज नेग्लिजिबल, कि वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है उसको नेग्लिजिबल कर दिया गया है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर। और दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आर ऑलमोस्ट एब्सेंट अंडर ऑल कंडीशन। ये दो मेन पॉइंट थे कि एक तो वॉल्यूम का इशू था और दूसरी बात ये कि आइडियल गैसेज में हम ये कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है ही नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल ही एब्सेंट है आइडियल गैसेस के। लेकिन जब हम नियर रियल गैसेस देखते हैं तो उनमें हमको ये जो है ना, हमें ये अट्रैक्शन की फोर्स को भी डील करना पड़ता है और वॉल्यूम को भी डील करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनमें थोड़ी सी डेविएशन भी आ सकती है। In case of real gases, both these factors are appreciable and the magnitude of each depend upon the temperature and pressure of the gas and the nature of gas. कि रियल गैसेस के अंदर वॉल्यूम को भी हम कंसिडर करते हैं और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को भी कंसिडर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये डेविएट करती हैं और ये डिपेंड कर रही है कि कौन सी गैस है। ठीक है, फर्स्ट करो हाइड्रोजन के लिए कुछ और वैल्यू आएगी, हीलियम के लिए कुछ और आएगी, नाइट्रोजन के लिए इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है, यानी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है और इसका टेम्परेचर क्या है और इसका प्रेशर क्या है। ये तो जनरल से हमारे पास के हमारे पास गैसेस क्या होती है, लिक्विड क्या है, सॉलिड क्या है, और गैसेस के अंदर आइडियल गैसेस और रियल गैसेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम पहले अब स्टडी करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किसने प्रपोज की थी और इसके पोस्टुलेट्स क्या है। It has been described earlier that it is the competition between the thermal and potential energies which decides the physical state of metal. ठीक है, कि मेटल की फिजिकल स्टेट डिफाइन करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि उसकी थर्मल एनर्जी कितनी है, मीन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। पोटेंशियल एनर्जी में उसकी अट्रैक्शन और रिपल्शन आ जाती है और थर्मल के अंदर उसकी क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। The gaseous state is characterized by high thermal energy and relatively much smaller or negligible attractive or repulsive forces. ऊपर हम स्टडी कर लिया है कि थर्मल एनर्जी जो है गैसेस में बहुत ज़्यादा होती है और जो है अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्सेस जो हैं इनमें कम होती हैं, या अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती हैं, आप सिंपल इसको कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। This result much smaller density of the gases as compared to the liquid and solid. इसी वजह से हमारे पास क्या है, इनकी डेंसिटी भी कम होती है। The idea that in a gas molecular random motion was considered by the Greeks, कि सबसे पहले आइडिया कहाँ से आया कि मॉलिक्यूल जो हैं गैस मॉलिक्यूल आपस में रैंडम मोशन में होते हैं, जो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। इट वाज डेवलप्ड in a surprisingly modern form by D. Bernoulli in 1738. This theory, however, was not paid any attention for about 100 years. ठीक है, जो बर्नौली ने इक्वेशंस दी थी या उसको एक्सप्लेन किया था कि मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं गैस के अंदर, उसको जो है उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इन 1821 एंड इंग्लिश मैन हेरापथ
independently postulated a similar molecular model for gases. In 1845, John Watterson submitted a paper to the Royal Society of England that correctly developed many concept of kinetic theory. ठीक है, जहाँ पे ये properly explain की गई थी 1845 के अंदर. ठीक है, वाटरसन पेपर वर रिजेक्टेड एज नॉनसेंस. ठीक है, ये भी रिजेक्ट हो गया उस टाइम पे. ठीक है, जॉल एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर मेड द आइडियाज ऑफ काइनेटिक थ्योरी सेम प्लॉजिबल. के जो जॉल के एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है, कि हीट भी जो है एनर्जी की फॉर्म में और एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट भी हो सकती है और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये ट्रांसफर भी हो सकती है. तो वहां से काइनेटिक एनर्जी का काइनेटिक थ्योरी का जो आइडिया है वो एक्सेप्टेबल हुआ. ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया गया कि ऐसे पॉसिबल हो सकता है. फ्रॉम 1848 टू 1898 जोल, क्लासियस, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन डेवलप द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ठीक है, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने वर्क किया इसके ऊपर. उन्होंने अपने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे उनकी बेस के ऊपर ये जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डेवलप किया था. आफ्टर नोइंग द एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज, it is of interest to develop a theoretical model based on the structure of gases which are correlate which can correlate the experimental fact. के ये हमारे पास क्या था कि थ्योरेटिकल मॉडल भी होना चाहिए कि जब हम गैस के लॉस को स्टडी किया गया. ठीक है, कि सबसे पहले किसी ने किसी साइंटिस्ट ने तो स्टडी किया था कि प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम में क्या फ़र्क पड़ता है या टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम में क्या फ़र्क पड़ता है. तो उनको एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी साथ साथ दी गई एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के साथ. Fortunately, such a theory has been developed and based upon certain postulates. अब इसके postulates क्या थे? A gas consists of very large number of very small spherical tiny particles called molecule or atoms. The molecule or atom of a given gas are completely identical in size, shape and mass. कि हमारे पास क्या है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं या गैस है वो स्मॉल पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती है. ठीक है, अब वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या हैं, वो गैस के एटम्स हो सकते हैं, गैस के मॉलिक्यूल हो सकते हैं. आपको पता है ना, कुछ गैसेस मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, कुछ जो हैं वो एटॉमिक फॉर्म में. हीलियम, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में, दो हाइड्रोजन एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बनाते हैं. लेकिन हीलियम देख लें वो सिंपल होती है एटॉमिक फॉर्म में. ठीक है, तो इसलिए गैसेस जो है वो एटम या मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल होते हैं. अगर हम एक गैस ले लें, हाइड्रोजन गैस, तो उसमें सारे मॉलिक्यूल एक तरह के होंगे ना, उनकी मैस, शेप और साइज जो है वो एक ही तरह की होगी. ठीक है, तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट पोस्टुलेट. अब हम सेकंड देखते हैं. द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इन एनी कंटेनर आर इन कंटिन्यूस मोशन. कि ऊपर भी हमने देख लिया था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, ड्यूरिंग विच दे कोलाइड विच ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर. कि आपस में भी कोलाइड कर रहे होते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी, कंटेनर की जो वॉल है उसके साथ भी स्ट्राइक कर रहे होते हैं. द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ वेसल. कि प्रेशर ऑफ गैस हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि जो वेसल की वॉल है उसके साथ कितने मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं, वो वहां से हम उसके प्रेशर के बारे में पता चल जाएगा. ठीक है, देखिए प्रेशर ऑफ गैस क्या है कि जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतने उनका प्रेशर ज्यादा होगा. तो इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल ज्यादा है वो वॉल के साथ भी उतने ज्यादा स्ट्राइक कर रहे होंगे. थर्ड पॉइंट है हमारे पास द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स and the wall of container are perfectly elastic. There is no loss of kinetic energy. कि मॉलिक्यूल के दरमियान में कोलिशन जो है या मॉलिक्यूल का और जो वॉल के साथ जो स्ट्राइक हो रहे हैं उनके दरमियान में एनर्जी लॉस नहीं हो रही. ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है. आपको पता है कोलिजन की भी डिफरेंट टाइप होती है, इलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन, और उसमें भी आगे टाइप होती हैं, हेड ऑन कोलिजन है या साइड से कोलिजन हो रही है. ठीक है, कोलिजन की भी डिफरेंट टाइप है. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो कोलिशन है ये हमारे पास क्या है, इलास्टिक कोलिशन है, यानी एनर्जी लॉस नहीं होती.
The volume occupied by a gas molecule is negligible in comparison to the total volume of the gas. के वॉल्यूम ऑफ गैस, जैसे हमने पीछे बात कर ली कि उसके जो मॉलिक्यूल है उनका गैस वॉल्यूम जो है बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू जिस कंटेनर में ये रखते हैं, उसमें इनका वॉल्यूम जो है वो सारे का सारा जितना कंटेनर का वॉल्यूम होता है वो ही आ जाता है। ठीक है, इस पॉइंट की वजह से डेविएशन आई थी, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर परफेक्टली इलास्टिक, there occurs no loss of energy when they collide with each other and with the wall of container। वही पॉइंट है हमारे पास कि मॉलिक्यूल जो हैं गैस के परफेक्टली इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहे होते हैं कि जब आपस में कोलाइड करें या वॉल के साथ कोलाइड करें तो उनके दरम्यान में एनर्जी का लॉस नहीं होता। देयर आर, ये 3 लिखा हुआ है, देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल। के गैस मॉलिक्यूल के दरम्यान में हमने पीछे देख लिया कि उनके दरम्यान में रिपल्शन और अट्रैक्शन नहीं होती, बल्कि उनके दरम्यान में क्या होती है, थर्मल एनर्जी उनके पास ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। द लॉज ऑफ classical mechanics, particularly Newton's second law of motion, are applicable to the molecules in motion। ठीक है, वहां पे न्यूटन सेकंड लॉ में हमने देखा स्पीड निकाली है, स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम वाला रिलेशनशिप था। तो यहाँ पे भी उसकी मूवमेंट से डील करें तो न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो ओबे करें। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इन द गैस। ठीक है, गैस में मॉलिक्यूल जो है बहुत स्मॉल है, तो उनकी डेंसिटी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे उनकी डेंसिटी नहीं होती। जब डेंसिटी नहीं है तो उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट भी नहीं होगा, ये कम होगा बहुत ज़्यादा। At any instant, a given molecule can have energy ranging from very small value to a very large value। कि molecules की कोई भी एनर्जी हो सकती है, एनर्जी की वैल्यू बहुत कम भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, बट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहेगी, कि हम एवरेज जो ले रहे हैं, फर्स्ट करें पहले मॉलिक्यूल के पास एनर्जी जो है कम है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास कम है और उनकी तादाद ज़्यादा है, लेकिन दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, कुछ सिर्फ थोड़े से मॉलिक्यूल है जिनके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो एवरेज लेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसी बात को हम इन्वर्ट कर दें कि थोड़े मॉलिक्यूल के पास जो है कम एनर्जी हो और ज़्यादा मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा एनर्जी हो, तो उसका भी जब हम एवरेज लेंगे, मतलब कि हम सिंपल बात में ये करें कि जब मॉलिक्यूल के पास डिफरेंट एनर्जी हो सकती है या बहुत कम हो सकती है, कुछ के पास अगर बहुत कम है तो कुछ के पास बहुत ज़्यादा भी होगी, तो जब उनका एवरेज लिया जाता है तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, but the average kinetic energy remain constant for a given temperature। Thus, the average kinetic energy is proportional to the absolute temperature of the gases। कि ये क्यों किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर कांस्टेंट क्यों रहती है, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है पूरे सिस्टम की। ठीक है, ये उस चीज पे डील कर रहा है, मतलब कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है और टेम्परेचर से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास। और मॉलिक्यूल की एनर्जी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब हम उनकी एवरेज लेते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आ जाती है। ये तो थे कुछ पॉस्टुलेट्स हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी थी उसके। ठीक है, क्योंकि हमने आगे स्टार्ट करनी है डेविएशंस, तो आपको मालूम होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी के पॉस्टुलेट्स क्या थे और उसमें से किस किस पॉइंट की वजह से यहाँ पे डेविएशंस आ रही है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस या इक्वेशंस, आइडियल जनरल गैस इक्वेशन जो थी वो हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, उसके लॉज भी पढ़े हुए हैं, जस्ट उसी को यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है। तो हम क्विकली इसको देख लेते हैं। The results of laws of Boyle's and Charles can be combined into an expression which represents the relationship between pressure, volume, and temperature of a given mass of gas. Such expression is called equation of state। ठीक है, हमने कहा था equation of state हमारे पास क्या है, जो चार प्रॉपर्टीज को आपस में लिंक कर रही है। तो यहाँ पे भी क्या है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, PV is equal to constant at constant
टेम्परेचर। इसी तरह हमारे पास क्या है, चार्ल्स लॉ क्या था कि वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, या वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। अब हम इनको कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, पी वी इज ओवर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सारी वही स्टेटमेंट आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, ठीक है, तो आप इसको खुद से भी कर सकते हैं साथ में। दी कंबाइन इक्वेशन रिलेटिंग दी वेरिएबल्स, कौन कौन से वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड temperature of an ideal gas is known as equation of the state. It is clear from the equation that the product PV divided by T is always constant for all specified state of the gases. ये जो PV over T है वो constant रहती है, मीन एक टर्म अगर ज़्यादा हो रही है तो दूसरी टर्म कम होती है, तो हमारे पास क्या होता है कि ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाता है, constant. Hence, if we know these values for any one state, the constant can be computed, कि हमारे पास क्या इनकी वैल्यूज मालूम हो किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो हम जो है उसकी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इन द स्टैंडर्ड स्टेट STP, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट हमारे पास क्या होती है कि प्रेशर कितना है स्टैंडर्ड, और टेम्परेचर कितना है, और प्रेशर कितना है, ठीक है। द प्रेशर होता है हमारे पास 1 atm, टेम्परेचर क्या होता है 273.15 केल्विन, ठीक है। जैसे हम मेरा ख्याल है रूम टेम्परेचर जो होता है हमारे पास 25 सेंटीग्रेड शायद, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। एंड द वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडर दीज कंडीशन इज 22,414 क्यूबिक सेंटीमीटर, या जिसे हम 22.414 लीटर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉज, दिस वॉल्यूम इज सेम फॉर ऑल द आइडियल गैसेस, कि 1 मोल ऑफ गैस ले लें तो उसका वॉल्यूम जो है वो कितना आएगा, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम आएगा, वो वैल्यू है हमारे पास 22.414। इफ वी कंसीडर n मोल of an ideal gas as STP, then equation will become, ठीक है, कांस्टेंट की जगह पे हमने R लगा दिया, और पहले 1 मोल था तो 1 n की जगह पे 1 लगा ले थे, लेकिन क्या है कि अगर n मोल लेने हैं, फिर कोई भी मोल हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम n लगा सकते हैं। हमारे पास रिलेशनशिप क्या था, पी वी ओवर टी, यानी और इज इक्वल टू पी नॉट वी नॉट ओवर टी नॉट, ठीक है। ये नॉट इसलिए लगाया जा रहा है कि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है, और इक्वल किसके है, एन आर टी, एन आर के, या इसको हम सिंपल लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जो कि जनरल गैस इक्वेशन है हमारे पास, where R is the universal gas constant known as the gas constant per mole, कि एक मोल अगर हमारे पास गैस है तो उसके लिए जो कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है उसे हम गैस कांस्टेंट कह रहे हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कह रहे हैं। इक्वेशन 1.2 is known as the ideal gas equation, ठीक है, and it connects directly the volume, pressure and number of moles of an ideal gas, इन सारे पैरामीटर्स को आपस में कनेक्ट करिए, एंड परमिट्स ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशन एज सून एज द कांस्टेंट आर इज नाउन। अगर हमें आर की वैल्यू मालूम है तो हम ये वैल्यूज पुट करके पूरी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आर की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, और आपको आर की वैल्यू के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इक्वेशन बिकम पी वी इज इक्वल टू आर टी, एन की जगह पे क्या लगा दिया 1। अब किसी भी कंडीशन पे हमारे पास क्या है, अगर कंडीशन 1 फर्स्ट कंडीशन पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू, अगर दूसरी कोई कंडीशन है P2 V2 ओवर T2, तो दोनों क्या होंगी, इक्वल आएंगी, क्योंकि एक पैरामीटर इंक्रीज हो रहा होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रहा होता है। The general gas equation can be employed to predict the behavior of gas under change of temperature and pressure, कि हम प्रेशर चेंज करें या टेम्परेचर चेंज करें तो गैस का बिहेवियर जो है वो हम चेक कर सकते हैं। The universal gas constant is given by equation
हम क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं कि आर इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई एन टी। दस इट हैज़ अ यूनिट, इसके क्या यूनिट हो सकते हैं कि प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ गैस, और टेम्परेचर से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है ये जर्नल आप लोगों को समझाने के लिए जस्ट यहाँ पे किया जा रहा है। नाउ डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर, अगर हम देखें प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया की जगह पे लेंथ का स्केल ले लिया, या इसको माइनस में 2 कर दिया, फोर्स इंटू लेंथ माइनस 2। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब होता है। ठीक है, हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, अब ये +3 है और ये -2 है, तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, और ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा, फोर्स इंटू लेंथ, नीचे अमाउंट ऑफ गैस और केल्विन जो है टेम्परेचर के लिए आ गया। ठीक है, अब फोर्स इंटू लेंथ हमारे पास क्या होता है, वर्क या एनर्जी की फॉर्म होती है, और नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, यहाँ टेम्परेचर है जिसे हम केल्विन में रिप्रेजेंट करें। दस डायमेंशन ऑफ आर एनर्जी पर मोल पर केल्विन, एंड हेंस it represents the amount of work or energy that can be obtained from 1 mole of gas when its temperature is raised by 1 Kelvin। ठीक है, इसी इक्वेशन की बेस पे इसको R की वैल्यू डिफाइन की जाती है कि ये हमारे पास एनर्जी है या वर्क है, जब 1 मोल ऑफ गैस है उसका टेम्परेचर हम 1 केल्विन में चेंज करें तो कितनी एनर्जी में चेंज आएगा या कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारे पास आर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। So far we have assumed that all gases obeys the gas laws under all condition of temperature and pressure. However, real gases में ऐसा ट्रू नहीं होता। रियल गैसेस में ये यहाँ पे डेविएशन आती है, वो आइडियल बिहेवियर को ओबे नहीं कर रही होती। ठीक है, रियल गैसेस ओबे दीज लॉज ओनली अंडर लिमिटेड कंडीशन ऑफ, लिमिटेड कंडीशन कौन सी हो सकती है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर ये ओबे करती है, इसके अलावा वो ओबे नहीं करती। दे एग्जिस्ट exhibit a deviation from the gaseous law, and deviation are greater when temperature and pressure are close to the condition at which the gas can be condensed into liquid। ठीक है, कि वहां पे ये डेविएट कर जाती है जब इनकी लिक्विफिकेशन हो रही होती है, तो ये गैस लॉस का डेविएट कर रहे होते हैं। द बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड द इक्वेशन ऑफ द स्टेट ड्राइव्ड from these two laws may be regarded as approximation for real gases। ठीक है, आइडियल के लिए तो हम कह रहे हैं कि वो हर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ये फॉलो करेंगे, लेकिन रियल के लिए ये ऐसा नहीं है। ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन है कि तकरीबन ये इसको फॉलो कर रही है, और फिर हम इसको कहते हैं ये इससे डेविएट भी कर रही है, कि थोड़ा बहुत फॉलो भी करती हैं और थोड़ा सा इससे डेविएट भी होती हैं। And expected to be applicable only at relatively low pressure and moderately high temperature के ऊपर ये रियल गैसेस जो है आइडियली बिहेव कर सकती हैं, लेकिन इसके अलावा नहीं करती। It is nevertheless may useful to postulate a hypothetical ideal gas defined as the gas to which the laws of Boyles and Charles are strictly applicable under all condition of temperature and pressure। कि हमारे पास क्या है कि हम आइडियल गैस जो है हमारे पास एक हाइपोथेटिकल गैस है जिसके लिए हमने ये सारी चीज़ें पॉस्टुलेट की, लेकिन जो इन लॉज को हर टेम्परेचर और हर प्रेशर के ऊपर ओबे कर रही थी, लेकिन रियल गैसेस इससे क्या होती हैं, डेविएट करती हैं। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट इक्वेशन इज कॉमनली रेफर्स एट आइडियल गैस इक्वेशन, के जो ऊपर इक्वेशन निकाली है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वो हम क्या कह सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन है। रियल gases attain ideal behavior only at very low pressure and may be high temperature, के हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर इसको फॉलो कर सकती हैं, अदरवाइज इसको फॉलो नहीं करती। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, इसको क्विकली देख लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ gas constant can be obtained readily at 1 atm and 273.15 Kelvin।
कि हम स्टैंडर्ड जो कंडीशंस हैं वो पुट करके आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंस 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैज ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इसका कितना हो गया 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन लगा लेंगे। 1 एटीएम है, 22.4 लीटर आ गया, 1 मोल है, और हमारे पास क्या हो गया केल्विन में टेम्परेचर है, तो इसकी जो वैल्यू आती है उसके साथ यूनिट क्या बन जाएगा लीटर एटीएम डिवाइडेड बाय पर मोल पर केल्विन आ जाएगा। इसी तरह हम इसको क्या कर सकते हैं एसआई यूनिट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एसआई यूनिट प्रेशर की क्या होती है पास्कल होती है। तो अब हमने पहले इसको चेंज करना है पास्कल के अंदर। ठीक है, तो वहां से हम इसकी वैल्यू निकाल ले सकते हैं विच इज डिफाइंड एज द प्रेशर प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, hence the pressure corresponding to 1 atm in pascal is given by कि P जो प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है 1 atm इज इक्वल टू एच डी जी। एच क्या है हाइट ऑफ मरकरी से निकालते हैं, डी डेंसिटी ऑफ मरकरी, और उसका वेट कितना है। तो सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये प्रेशर जो होता है पास्कल में वो कितना आ जाता है 101325 पास्कल। ठीक है, यहाँ ये पास्कल जो है एक पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर के इक्वल भी आता है। ठीक है, हम वैल्यूज पुट कर देंगे कि पास्कल की वैल्यू पुट कर दी या न्यूटन पर मीटर की वैल्यू पुट कर दें, मल्टीप्लाई करें और नीचे क्या हो जाएगा 1 मोल आ गया और पर केल्विन में आ जाएगा। तो यूनिट क्या बन जाएगा 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। या न्यूटन मीटर के बजाय हम क्या कर सकते हैं जॉल में कर सकते हैं। इसी तरह हम जॉल की बजाय हम कैलोरी में कर सकते हैं, किलो कैलोरी में कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जॉल। तो जो भी आर की वैल्यू आ रही है जॉल वाली वैल्यू आ रही है उसको कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। 4.14184 से डिवाइड कर देंगे तो कैलोरी में इसकी यूनिट क्या गया 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये आर के यूनिट हैं डिफरेंट जो हैं वैल्यूज हैं डिफरेंट यूनिट्स के साथ। तो आप लोग को ये सारी याद होनी चाहिए कि आर क्या है 0.0821 लीटर पर एटीएम पर केल्विन पर मोल में आ गया। या अगर हमने इसको न्यूटन मीटर या जोल या कैलोरी में करना है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 8.314 न्यूटन मीटर और जोल पर केल्विन पर मोल। इसी तरह अगर हमने इसको कैलोरी में करना है तो 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। नीचे आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं तो आप लोग जो हैं इन न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से इसकी समझ आए। तो इससे नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे।